यूएस और यूके ने लॉन्च किया है एयर और मिसाइल स्ट्राइक हाउती कंट्रोल यमन के इलाके में। ये बहुत दिनों से स्पेकुलेशन चली थी कि यूएस और यूके दोनों मिलके करने वाले बेसिस में हमला, और ये सच हो गया ये चीज़। और कल की रात की बात है, रात में यूएस और यूके ने अचानक से 73 स्ट्राइक किए, 73 जगहों को निशाना बनाया। और ये जो हमला हुआ है सना में हुआ है, इसके अलावा हुदैया जो पोर्ट सिटी है यमन का, वहाँ पर हमला हुआ है। तो ये एस्केलेशन हो चुका है। और जब हमला हुआ है तो इसमें 5 लोग मारे गए और 6 घायल हो चुके हैं। अभी देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यमन को लेकर एक रेजुलेशन लाया गया था। उसमें हाउती अटैक के बारे में ही वो रेजुलेशन था, जिस प्रकार से हाउती रेड सी को निशाना बना रहे थे पिछले कई महीनों से। जब से हम ये जो लड़ाई है शुरू हुई है इसराइल और हमास के बीच की, तब से वो हमास को समर्थन हाउती की तरफ से मिला हुआ था। और हाउती इसराइल की जितने इलाके से शिप निकल रही थी उनको रोकने की कोशिश में उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो हाउती के जो अटैक यहाँ रेड सी के इलाके में थे, तो वो अटैक इतने बढ़ते जा रहे थे कि अमेरिका ने यहाँ पर वारशिप लगा रखी थी। वारशिप लगाने के बावजूद भी अटैक होते रहे, तो अमेरिका ने यहाँ पर फिर उसने रेजुलेशन लाने की सोची। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका द्वारा रेजुलेशन लाया गया। उस रेजुलेशन में साफ साफ अमेरिका ने कहा था कि ये जो अटैक है हाउती के अटैक वो बंद होने चाहिए। तो रेजुलेशन जब वोट के लिए रखा गया तो 11 मेंबरों ने उस रेजुलेशन के पक्ष में समर्थन दिया, जबकि जो 4 मेंबर हैं उन्होंने अब्सटेन कर दिया, जिसमें रसिया, चाइना और 2 देश और थे। तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका अब तैयारी में है। अब उसने रेजुलेशन भी जब पास करा दिया तो वो अब हाउती को निशाना बनाने वाला है। तो हाउती को निशाना बनाने का जो शुरुआत थी वो रेजुलेशन के समय से ही हो गई थी। और इस बात को रसिया भी जानता था और चाइना भी जानता था, तभी उन्होंने अब्सटेन किया था। अगर देखा जाए तो ट्यूसडे के दिन हाउती ने अमेरिका की और ब्रिटेन की वारशिप को निशाना बनाने के लिए इकट्ठा 18 ड्रोन, मिसाइल, क्रूज मिसाइल इकट्ठा छोड़ी थी। तो वो माना जाता है वो ब्रेकिंग पॉइंट था। अगर वो हमला नहीं होता तो शायद से अमेरिका इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करता, लेकिन वो जब हमला हो गया है ट्यूसडे के दिन, तो फिर अमेरिका ने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती है, जहाँ से ड्रोन उड़ते हैं, उनको निशाना बनाना पड़ेगा, उन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि इसको तरीके से करना पड़ेगा, पहले सिक्योरिटी काउंसिल में रेजुलेशन आना पड़ेगा, जो कि उलाया, फिर उसको पास हो गया। मतलब अमेरिका को लीगल अथॉरिटी मिल चुकी थी रेजुलेशन के पास होने के बाद, तो अमेरिका को अब हरी झंडी मिल गई थी, तो उसने फिर अटैक कर दिया। तो अमेरिका का जो अटैक है आज के दिन वो बहुत बड़ा एस्केलेशन बन चुका है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एस्केलेशन। अभी तक माना जा रहा था कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो एस्केलेशन यहाँ पर तो थी, अनुमान था इस इलाके में, यमन के इलाके में, लेकिन इतना अनुमान नहीं था कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तक हाउती के जो उसके इस क्षेत्र में यमन को अगर देखा जाए तो यमन अभी तक जितनी इसराइल ने लड़ाई लड़ी है उसमें यमन की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। जो भी इसराइल के खिलाफ लड़ाई जहाँ से शुरू होती थी वो लेबनान जो हिजबुल्ला वाला इलाका है वहाँ से होती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है इतिहास में जब लेबनान वाला हिस्सा है वो अभी शांत पड़ा हुआ है, उसमें हो रहा है कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो अभी अगर देखा जाए तो लगभग शांत इलाका है वो। जो यमन वाला इलाका है वो इस समय बहुत ज़्यादा बड़ा एस्केलेशन के रूप में बदल चुका है। और यमन का इलाका एक खास स्ट्रेटेजिक इलाका भी है, यहाँ से कॉमर्शियल शिपें निकलती है। अब क्या है कि जब यहाँ पर ब्लॉकेट जब हाउती ने कर दिया तो कॉमर्शियल शिप फिर अब वो लंबे रास्ते से निकलना पड़ रहा है उनको, केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका के रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिसको जाने में उनको बहुत लंबा पड़ रहा है। वो रास्ता 20-30% वो लंबा रास्ता जाना पड़ रहा है उनको। तो यहाँ पर हाउती ने ये जो उनकी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, स्ट्रेटेजिक जो उनकी जियोग्राफिक एरिया है उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब हाउती के ऊपर अब अटैक शुरू हो गया है, तो जाहिर सी बात है हाउती के लिए ऐसा नहीं है कि उनको इससे कोई डर है। वो तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। रिपोर्टर जो इस समय है यमन के इलाके में वो इस बात को कंफर्म कर रहे कि हाउती इसके इंतज़ार में थे। वो इंतज़ार में थे कि कब अमेरिका उनके ऊपर अटैक करे, और कब अमेरिका जो छुप छुप के जो अभी उसने मुखौटा पहन के रखा हुआ था लड़ाई में, अब उसने मुखौटा अमेरिका ने खोल दिया। तो अब दुनिया के सामने पता लग गया है सभी को कि अमेरिका ने एस्केलेशन क्या है, एस्केलेशन करने में जो भूमिका है वो अमेरिका की है। ये जो हाउती है वो कहना चाह रहा है।
जो अमेरिका कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस की वो बात कर रहा है, तो हाउथी एक सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से जो यमन का इलाका है वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर में अमेरिका है, अमेरिका का देश यहाँ से हज़ारों किलोमीटर की दूरी में, तो उनका कैसे यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए वो कैसे कार्रवाई की बात कर सकते हैं? उनका तो देश बहुत दूर है, उनको क्या खतरा है? ब्रिटेन भी काफ़ी दूर है, तो उनका कहीं का सेल्फ डिफेंस? तो जो हाउती है वो अमेरिका की जो हिपोक्रेसी है उसको वो दुनिया के सामने रखना चाह रहा है, और उसको लगता है कि उसका जो ये अमेरिका ने एस्केलेशन कर दिया तो उससे वो कामयाब हो गया हाउती। और हाउती बात की जाए तो हाउती बहुत बेटर हार्टेड पीपुल है, उन्हें 8 साल से सऊदी अरेबिया का लड़ाई को सहा है। सऊदी अरेबिया ने उनके ऊपर बहुत सारे मिसाइलें दागी थी, बहुत सारे ड्रोन हमले किए थे, तो हाउती पिछले 8 सालों से उनको पता है लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अब देखना ये पड़ेगा कि अमेरिका क्या करता है। हाउती ने जैसे कह दिया कि वो करेगा, फिर से वो एस्केलेशन उसने करना ही है। जब उसने एस्केलेशन करना है यानी कि उसने जो यहाँ से शिप निकलेगी उनको निशाना बनाना ही है, तो फिर अमेरिका और ज़्यादा एस्केलेशन करेगा, हाउती के और ज़्यादा अड्डों को निशाना बनाएगा। तो ये जो एस्केलेशन है वो कहाँ तक बढ़ेगा, कौन कौन इसके लपेटे में आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल आने वाले दिन में पता लगेगा। मैं जो इस समय सना के इलाके में हज़ारों की संख्या में आज के सुबह में प्रोटेस्टर वहाँ पर जमा हो रखे थे और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ब्रिटेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जहाँ तक बात की जाए तो अमेरिका आर्टिकल 51 का हवाला दे रहा है। आर्टिकल 51 जो यूएन का आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि कोई देश अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कार्रवाई कर सकता है। तो अमेरिका इसी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि क्योंकि हमारे वारशिप खतरे में पड़ गए थे तो हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ा है आर्टिकल 51 का। और जैसे कि अमेरिका ने ये भी कहा कि जो हमारा रिस्पांस था वो मेजर रिस्पांस था, यानी कि हमने केवल उन्हीं जगह को निशाना बनाया जो हाउती के मिलिट्री से जुड़े हुए इलाके थे, जहाँ पर हाउती ने अपने हथियार छुपा के रखे हुए थे, जहाँ पर उसने अपना कमांड सेंटर बना के रखा हुआ था, जहाँ पर उसने लॉन्च पैड बना रखे हुए थे, जहाँ पर उसके रडार सिस्टम थे, जहाँ पर उसकी मिसाइलें का जखीरा उसने रखा हुआ था। तो उन जगहों को अमेरिका की और ब्रिटेन की जो वारशिप है और जो एयरप्लेन है उन्होंने निशाना बनाया। जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गया। मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों ने इस अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की है। और जैसे कि बात की जाए एक करके हम बात करते हैं, सबसे पहले ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ये जो हमला अमेरिका की तरफ से हुआ है ये यमन की सोवरेनिटी के ऊपर हमला है, यानी कि यमन के ऊपर, जो यमन एक स्वतंत्र देश है उसके ऊपर ये हमला किया गया है, ये ईरान का कहना है। और ये नियम के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ये ईरान सरकार का स्टेटमेंट है। जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भी इसमें डीप कंसर्न दिखाया है और कहा है ये बड़ी चिंता की बात है जो एस्केलेशन हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी सरकारें, जॉर्डन की सरकार है, उसने कहा है कि ये क्योंकि ये इलाके में जो एस्केलेशन हुआ है वो इसलिए हुआ है, जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है गाजा के अंदर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पर हो गया है। तो जॉर्डन की सरकार का कहना है कि ये जो एस्केलेशन हुआ है ये फुल फ्लैज वार में कभी भी तब्दील हो सकता है। तो इसका एक ही है कारण, और इसको रोकने का कोशिश करने की कोशिश वो हो सकती है, और उसके लिए लेकिन हमको सबसे पहले जो गाजा में सिचुएशन है उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, वहाँ पर सीज़ फायर लागू करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो हाउती है वो अटैक करना बंद करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी देश है मिडिल ईस्ट में, सब ने अमेरिका की जो कार्रवाई है उसकी निंदा की है। अभी बाईपार्टीसन चोरस भी हो गया है, यानी कि अमेरिका के अंदर खुद एक बहस छिड़ गई है। आमतौर में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कोई कदम उठाते हैं, सेना का इस्तेमाल करते हो, तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कांग्रेस से। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने परमिशन नहीं ली, तो वहाँ पर अभी कांग्रेस के कुछ मेंबर है जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले राष्ट्रपति को हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। उनमें से एक परमिला जयपाल है। कुछ ऐसे लीडर है जो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो सही हुई है, जैसे मिच मैकोनल, ये रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर है। इन्होंने कहा कि बहुत देरी से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे, और हाउती जिस प्रकार से कुछ दिनों से वो लगे हुए थे अटैक करने में, तो अमेरिका को भी करना ही था। तो मिच मैकोनल ने सरकार की जो कार्रवाई है उसकी उन्होंने सराहना की है। तो ये इस समय बटा हुआ है, कुछ लोग, कुछ मेंबर्स है कांग्रेस के जो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार की जो कार्रवाई है उसको, जबकि कुछ ऐसे मेंबर है जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और सरकार के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि बिना कांग्रेस की परमिशन के सरकार ने जो कार्रवाई की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो बाइडन का रिस्पांस आ गया। जो बाइडन का रिस्पांस पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा कार्रवाई थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई।
सक्सेसफुल हो गई, मतलब हमने जो टारगेट रखे थे वो टारगेट में हमको कामयाबी मिल गई, जो हमने सोचा था हमने उनको निशाना बनाया। और दूसरी उन्होंने ये भी चीज़ कही, किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हुई है, जो 5 लोग मारे गए वो सब हाउती से जुड़े हुए थे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये हमला किया है, तो इसके लिए हमको कांग्रेस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि अभी मैं आपको हॉल डिटेल में ब्रीफिंग दूंगा। फिलहाल उन्होंने दिन के समय में अभी अभी ये बात ही कही है। अभी केस भी चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में। साउथ अफ्रीका ने इसराइल के ऊपर केस ला रखा था जेनोसाइड का। तो कल के दिन साउथ अफ्रीका के जो वकील थे उन्होंने अपनी दलील दी थी। आज इसराइल की बारी है। तो इसराइल की जो गवर्नमेंट ने वकील यहाँ पर भेजा हुआ है, उनका नाम है टेल बेकेर। ये इसराइल फॉरेन मिनिस्ट्री के लीगल एडवाइज़र है। इन्होंने इसराइल का रिप्रेजेंटेशन किया आज के दिन, और इन्होंने कुछ बातें रखी है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो ये लड़ाई चल रही है इस समय गाजा में, उसकी शुरुआत हमने नहीं की, उसकी शुरुआत हमास ने की। जब उसने 7 अक्टूबर के दिन 1200 इजरायली लोगों की हत्या की, तो उसी दिन से लड़ाई शुरू हो गई थी। तो पहले उन्होंने कहा है कि लड़ाई शुरू करने की जो जिम्मेदारी है वो हमास की है। फिर उन्होंने कहा है कि जो सिविलियन मौतें हो रही है गाजा के अंदर, वो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सिविलियन मौतों का कारण एक ये भी कि हमास सिविलियनों को शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और हमास ने जिस प्रकार से रॉकेट वो छोड़ रहा है इसराइल के ऊपर, लेकिन कई रॉकेट गाजा के अंदर गिर जा रहे और गाजा के लोगों के ऊपर वो गिर रहे, और जिसके कारण गाजा के लोग मर रहे। तो हमास की जो रॉकेट है उसके कारण गाजा के नागरिक मर रहे। ये इसराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा है। साथ में हमास ने अपने इलाके में माइन बिछा रखी है, कई लोग माइन के चपेट में आ गए। तो इस प्रकार से जो हमास है वो अपने लोगों के लिए वो चिंतित नहीं है, वो अपने लोगों की जान के बारे में सोचता है नहीं। बस उसको अपना हमास को जो अपनी वो टेररिस्ट विचारधारा है उसके ऊपर चलने के लिए कुछ भी दांव में लगाने के लिए तैयार है। ये इसराइल के रिप्रेजेंटेशन ने आज कहा है। उन्होंने कहा है अगर जेनोसाइड हुआ है तो वो हमारे साथ हुआ है, हमारे ऊपर हुआ है जेनोसाइड 7 अक्टूबर के दिन, जब हमास ने हमारे इलाके में घुस के, इसराइल के अंदर घुस के बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सबको मार दिया था, बच्चों को उनको जला दिया था, महिलाओं के साथ रेप किया था, वो होता है जेनोसाइड। तो जेनोसाइड की जो बात है, जो जेनोसाइड हुआ है वो हमारे ऊपर हुआ है, ना कि हमने किसी के ऊपर किया है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर साउथ अफ्रीका की जो एप्लीकेशन है सीज़ फायर की, अगर उसको मान लिया जाता है तो ये हमारे राइट टू सेल्फ डिफेंस के ऊपर एक रोकने की कोशिश होगी हमें, यानी कि हमारा एक अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है हमारा। हमारे ऊपर जब 7 अक्टूबर के दिन हमला हुआ था तो हमको जाहिर सी बात है कि इस हमले का रिस्पॉन्स तो करना ही है। साथ में हमको दोबारा से ये हमला ना हो तो हमको इसको सुरक्षित करनी पड़ेगी चीज़ों को। तो उन्होंने कहा है कि हम इसीलिए ये लड़ाई लड़े, हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर सीज़ फायर हो गया तो फिर हम अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीज़ फायर होगा तो फिर हमास खड़ा हो जाएगा और फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सीज़ फायर की जो बात हो रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तब तक नहीं होना चाहिए जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा देश है तभी सुरक्षित हो सकता है जब हमास को हम तबाह कर दें, बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दें। क्योंकि हमास ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमास इसराइल का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि हमास इसराइल को मानता ही नहीं है। और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि इसराइल को खात्मा करना है, हमास के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और इस पूरे इलाके को फ़िलिस्तीन बनाना है। तो ऐसा ग्रुप जो हमारे अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है, हमको डिस्ट्रॉय करने की बात करता है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो जैसे कि आज इसराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अपनी दलील दे दी है, और अभी कोर्ट कुछ दिनों के लिए छुट्टी में चली गई है। फिर कुछ दिनों बाद हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से इंटरिम जजमेंट आ जाए। साउथ अफ्रीका ने सीज़ फायर की डिमांड करी है। उसने कहा है कि यहाँ पर केवल एक कोर्ट ही है, एक उम्मीद की किरण। कोर्ट को जो गाजा के नागरिकों के साथ जो उनके साथ बर्बरता इसराइल ने की है, तो उसको रोकने के लिए केवल एक कोर्ट ही एक साधन है हमारे पास। तो उन्होंने उन साउथ अफ्रीका के जो कल उनके वकील थे, उन्होंने उन्होंने उनको उन्होंने कोर्ट के सामने कहा था कि हम केवल आपके ऊपर यकीन कर सकते हैं, इस समय आप ही हो जो इस समय इस लड़ाई को रुका सकते हो। तो साउथ अफ्रीका ने कहा था कि हम चाहते हैं सीज़ फायर तुरंत ही यहाँ पर हो जाना चाहिए गाजा के इलाके में। तो अगर कोर्ट इंटरिम जजमेंट में सीज़ फायर का जजमेंट दे देता है तो फिर इसराइल उसको मानने को तैयार नहीं होगा। अगर इसराइल मानने को तैयार नहीं होगा तो इसराइल के ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं।
लेकिन सैंक्शन लगेंगे तो उसमें यूएस वीटो लगा देगा, तो फिर बात वहीं की आ जाएगी।